हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जो हम मेनली कवर करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री। और पहले ही ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस क्लास में हैं, इससे मैटर नहीं करता। अगर आपको जर्नल एंट्री में थोड़ा भी डाउट है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, ठीक है। इस चैप्टर को कराने के लिए जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ वो बुक है हमारा टी.एस. ग्रेवाल सर का बुक है, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में कराऊंगा। एक होगा हमारा विद जीएसटी जर्नल एंट्री, पहला होगा हमारा विदाउट जीएसटी यानी जीएसटी को कवर किए बिना, ठीक है, पहला। और सेकंड जो वीडियो आने वाला है वो होगा हमारा विद जीएसटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को हमने दो पार्ट, दो वीडियोस में रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इस चैप्टर को कराने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हम लोगों ने वो एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में मैंने बात किया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उस वीडियो में मैंने बात किया हूँ किस चीज के बारे में? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में मैंने आपसे बोला हुआ था क्या कि जो मेरा अकाउंट्स है वो मेनली दो अप्रोचेस में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। इस वीडियो का मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से रीचेक कर लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं होगा तो, ठीक है। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। उस टाइम भी मैंने बोला था कि हम जो मेनली कवर करने वाले, जो हमें आगे के लिए यूज करना होगा वो होगा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये आपको 100% आना चाहिए, ठीक है, अगर आप जर्नल एंट्री बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में मैंने क्या बोला था कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका जो भी अकाउंट्स है उनको 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा एसेट, दूसरा है हमारा लायबिलिटी, तीसरा है हमारा कैपिटल, चौथा है इनकम और पांचवा है एक्सपेंस। मैं अभी आपका बेस बनाने का कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फोकस करिए प्लीज। इसके बाद मैंने वहां पे आपको क्या बोला था कि जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो किसी ना किसी अकाउंट को अफेक्ट करेगा। और अफेक्ट करने का सिंपल सा मतलब होता है या तो वो इंक्रीज करेगा उसको या डिक्रीज करेगा, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंट्स या तो इंक्रीज होंगे उसके वजह से या डिक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कर देंगे, उस एसेट को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? जो ट्रीटमेंट हमारा एसेट का होने वाला है वही हमारा एक्सपेंस का एक्सपेंस का भी होगा। यानी एक्सपेंस अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। और बाकी जो ये तीन है उनका सेम। फॉर एग्जांपल लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, कैपिटल सेम क्रेडिट डेबिट और इनकम भी सेम क्रेडिट डेबिट। ये आपको दिल से 100% आपके नसों में बहना चाहिए, ठीक है। खून के जगह ये बहना चाहिए नसों में, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसलिए भी उतना आपको कोई दिक्कत करने का जरूरत नहीं है, आप इजीली इस चीज को लर्न कर पाएंगे। बात करता हूं मैं कैसे आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। देखिए, अगर मेरा एसेट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट होगा, ये क्लियर है। बस आप इनमें से किसी को भी एक को पकड़ लीजिए और वो आपको एब्सोल्यूट याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने याद कर लिया एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो ये क्लियर हो गया। एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, ठीक है। अगर मैंने याद कर लिया कि एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो बताओ डिक्रीज तो क्रेडिट। अच्छा, जो एसेट का है वही सेम टू सेम एक्सपेंस का है, यानी एक्सपेंस भी इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। अच्छा, अब जो एसेट है उसका उल्टा है लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। यानी आप अगर कोई भी एक याद कर लेंगे तो बाकी सब आप इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।
अब चैप्टर को आगे बढ़ाने, बुक को मैं बाद में लाऊंगा बीच में, ठीक है, बाकी जो भी बेसिक्स है उसको पहले मैं अपने से कराने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैं शुरू करने वाला हूँ एकदम स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। पहला काम क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस कमेंस होगा कोई भी, ठीक है, बिजनेस कमेंस होगा। कमेंस कहने का मतलब बिजनेस शुरू होगा। अब बिजनेस जब कभी भी मेरा शुरू होगा तो पहला बात कि वो बिजनेस शुरू होने का मतलब क्या होता है कि ऑनर बिजनेस को शुरू करने के लिए वो पैसा देगा, ठीक है। अच्छा, कुछ देगा, एसेट्स देगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि कैश में ही दो, नॉन कैश भी हो सकता है। अच्छा, पहला क्या है, कैश हो सकता है। अच्छा, कैश के केस में हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास कैश आएगा तो कैश हमारे लिए एसेट है, आएगा यानी बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ा तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैश आएगा उसके साथ हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का, ठीक है। जर्नल एंट्री का जो मेरा बेसिक फॉर्मेट होता है, वैसे हम हर एक क्वेश्चन में फॉलो नहीं करने वाले, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या फॉर्मेट होता है हमारा। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। इसमें डेट लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा मेरा, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं लेजर फोलियो, यहाँ पे फिर डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अभी जो क्वेश्चन मैं कर रहा था, कैपिटल इंट्रोड्यूस करके बिजनेस कमेंस हुआ और कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने क्या एंट्री बोला, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि एक नरेशन होता है जो कि हमें लिखना होता है और कंपलसरी है। नरेशन में एक पॉइंट जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये है कि नरेशन कभी भी बीइंग वर्ड से शुरू होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जो भी हमारा इसमें अमाउंट लगा हुआ है वो अमाउंट हम मान लीजिए 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, हम फॉलो अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बिजनेस कमेंस हुआ और कैपिटल, बिजनेस कमेंस हुआ तो उसमें हमें हमारा क्या, यानी इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस शुरू हुआ और कैपिटल उसमें ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कहने का मतलब कैपिटल मेरा कैश में भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे कि सेकंड टर्म कैपिटल नॉन कैश भी हो सकता है। नॉन कैश कहने का मतलब कि उसने, उसके पास, ऑनर के पास कुछ एसेट पड़ा था, उसी एसेट को उसने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। तो जो भी एसेट लगाया, ठीक है, जो भी हमारा एसेट लगाया वो एसेट आएगा जैसे ही बिजनेस में तो एसेट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बात किया कि एसेट, एसेट जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बात किया है क्या, एसेट जब इंक्रीज करता है तो हम उसको, एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। मैं हर बार इसको नहीं दिखाऊंगा, बाकी मैं हमेशा हर एक जर्नल एंट्री में इसी इसी इसको क्या बोल सकते हैं, इसी टेबल को फॉलो करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो जो भी हमारा एसेट होगा वो एसेट बढ़ जाएगा, मान लीजिए उसको मैं सिंपल एसेट बोलता हूँ, ये नॉर्मली फिक्स्ड एसेट ही होता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, यही सब होगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, अल्टीमेटली कैपिटल भी मेरा इंक्रीज होगा जाएगा, तो कैपिटल को इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लेकिन वो अभी मैं पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि अगला हमारा होता है सेकंड, बात करते हैं हम लोग परचेज का, परचेज होगा, ठीक है। अब जो परचेज है वो दो तरह का परचेज हो सकता है, परचेज दो तरह का हो सकता है क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा ये ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा, जो भी है ये,
ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा। परचेज हो सकता है कि परचेज हमारा गुड्स का हो, ठीक है, और हो सकता है परचेज अदर देन गुड्स का हो। जो हमारे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपको बेसिक टर्म्स में दिक्कत हो तो आप वहां से पहले वो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसके साथ हम डील करें। सपोज करिए मेरा एक फर्नीचर का दुकान है, मेरे लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा कंप्यूटर का दुकान है, मेरे लिए कंप्यूटर गुड्स हो जाएगा। मेरा अगर गारमेंट्स का शॉप है, क्लोथ्स का शॉप है, तो वो क्लोथ मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो भी होता है वो फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं, जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा गुड्स परचेज होगा तो गुड्स को भी हम 2 टाइप से परचेज कर सकते हैं। हो सकता है मैंने कैश में परचेज किया हो, कैश परचेज ऑफ गुड्स, और दूसरा हो सकता है मैंने क्रेडिट पे परचेज किया हो, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा, जब मैं कैश में परचेस कर रहा हूँ किसी गुड्स को, इसका मतलब क्या है। अगर मैं कैश में परचेस कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरे यहाँ से कैश गया, ठीक है। इस केस में क्या एंट्री होगा, कैश अगर जाएगा तो कैश कम होगा, यानी एसेट कम हुआ तो मैं एसेट को, कैश को क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास आया क्या, गुड्स आया, तो गुड्स को हम गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या कि यहाँ पे गुड्स नहीं आ गया, यानी जब मेरा परचेज अगर गुड्स का है तो हम उसको गुड्स में नहीं डाल के कहाँ डालते हैं, उसको परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो मेरा नॉर्मल सेल और परचेज होने वाला है। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा, नहीं कि गुड्स अकाउंट। क्लियर, यही मैं इसीलिए मैंने काट दिया उसको, ठीक है। तो परचेज अकाउंट इसलिए हम डालते हैं क्योंकि वो मेरा एसेट नहीं है, वो नॉर्मल सेल ट्रेड होना है उस चीज का मेरे बिजनेस में, तो अल्टीमेटली वो मैं एक्सपेंस ट्रीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुआ मेरा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर मेरा यहीं पे क्रेडिट परचेज हुआ तो गुड्स परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट आएगा, अब तक आपको पता चल गया होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे मैंने परचेज किया वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली टेक्निकल वर्ड्स में अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिटर क्रेडिटर बोलेंगे। तो टू क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट कर दिया मैंने क्रेडिटर को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अदर देन गुड्स अगर बात करूं, तो अदर देन गुड्स के भी केस में दोनों टाइप का परचेज हो सकता है। एक हो सकता है मेरा कैश में परचेज हो, तो कैश में परचेज होगा, अगर मैं अब थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, अगर अदर देन गुड्स परचेज हो रहा है, अदर देन गुड्स कोई भी एसेट मेरा परचेज हो रहा है और वो कैश में परचेज हो रहा है, तो मेरा एंट्री क्या होगा, पहले तो मेरे यहाँ से कैश गया, तो कैश गया तो टू कैश, क्योंकि एसेट कम हुआ तो उसको क्रेडिट कर दिया मैंने। और मेरे पास आया क्या, कोई और एसेट आया होगा, जो भी एसेट आया उस एसेट के पर्टिकुलर नाम पे एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये परचेज मेरा क्रेडिट पे हुआ है तो एक तो मेरे पास जो भी मैंने एसेट परचेज किया है वो एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टू टू क्रेडिटर, लेकिन याद करिए जो नॉर्मल क्रेडिटर वर्ड यूज होता है वो गुड्स को उधार खरीदने वाले बंदे को क्रेडिटर बोलते हैं। लेकिन अदर देन गुड्स जब हम चीज किसी से खरीदते हैं तो उसको नॉर्मल क्रेडिटर नहीं बोल के क्रेडिटर फॉर जो भी वो एसेट होगा उस एसेट के नाम से डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मशीनरी खरीदा हो तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर फॉर मशीनरी, ठीक है। वैसे गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली बोला जाए अकाउंटिंग टर्म में तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा परचेज का सिनेरियो। अच्छा, ऐसे ही अब हम सेल का बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेल का, ठीक है। थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ। सेल जैसे परचेज दो तरह का हो सकता है, वैसे ही सेल भी हमारा 2 तरह का होगा। एक तो सेल हमारा गुड्स का होगा और दूसरा जो सेल होगा हमारा नॉन गुड आइटम, नॉन गुड्स एसेट्स का। नॉन गुड्स, ठीक है, कहने का मतलब नॉर्मली ये फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है।
कि फिक्स्ड एसेट को यूज किया, जब पुराना हो गया या यूजलेस हो गया हमारे बिजनेस के लिए तो उसको बेच देते हैं। अच्छा, गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे जो सेल होता है ये दो तरह का हो सकता है, एक कैश और दूसरा मेरा क्रेडिट। कैश कहने का मतलब इसको पूरा अगर बोले तो बोल सकते हैं कैश सेल ऑफ गुड्स, और क्रेडिट वाले को क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। अच्छा, जब मेरा कैश सेल ऑफ गुड्स होगा, जब मेरा गुड्स कैश में सेल होगा तो पहले तो मेरे पास पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश एसेट है, बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब गुड्स गया तो टू गुड्स। ठीक है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे फिर हमने जानबूझ के गलती कर दिया, यहाँ पे गुड्स नहीं आके, जैसे याद करिए जब कैश परचेज और या मतलब परचेज करते हैं हम लोग गुड्स को तो हमने परचेज में डाला था, वैसे ही जब सेल करते हैं गुड्स को तो उसके लिए गुड्स नहीं जाके एक इनकम अकाउंट होता है जिसका नाम है सेल्स, उसको ओपन करते हैं, टू सेल्स डाल देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आप फोकस करिएगा। अच्छा, जब इसको हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको हम टेक्निकली अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर्स बोलते हैं, तो उस डेटर को, या अगर नाम अवेलेबल है तो सीधे उसके नाम को, डेटर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट होगा वो हमारे लिए, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और टू कर देंगे हम लोग टू सेल्स। ठीक है। वैसे ही जब मेरा नॉन गुड्स आइटम है, जब मेरा कोई नॉन गुड्स आइटम है उसको हम सेल कर रहे हैं, ये नॉर्मली कैश पे ही सेल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्रेडिट का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ इसके केस में। ठीक है, ये नॉर्मली कैश में ही सेल हो जाएगा। तो कैश में सेल हो रहा है और कैश में सेल हुआ तो मेरे पास पैसा आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू फिक्स्ड एसेट अगर बिक गया तो जो भी एसेट है, अगर वो एसेट बिक गया मेरा तो वो अब खत्म हो गया, तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट टू एसेट। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूँ, वैसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया फिर भी उतना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैंने सेल किया तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड, ये मैंने पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये वाला जो है ये लॉस के लिए है, और ये हमारा प्रॉफिट के लिए है। एकदम 100% मैं डिटेल में कराने वाला हूँ, चाहे 1 घंटा का वीडियो बने चाहे 2 घंटे का बने, आपका बेटर 100% आपको क्लियर हो जाएगा। और ये मैं ये भी बोल रहा हूँ कि केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए, जो भी अकाउंट्स में जनरल एंट्री सीखना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये कामगार साबित होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, यहाँ पे जैसे ही मैंने सेल किया गुड्स, और वो क्रेडिट पे, तो उधार पे मैंने बेचा है। अच्छा, जैसे ही मैंने उधार पे अगर सामान बेचा है तो बाद में वो बंदा मुझे दो ऑप्शन हो जाता है, पैसा देगा, क्या देगा, रिसीप्ट ऑफ कैश, रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम डेटर, यानी उस डेटर ने मुझे पैसा दिया। जब डेटर ने पैसा दिया तो पैसा मिला यानी कैश आया, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ा डेबिट, और अब वो डेटर खत्म हो जाएगा, डेटर भी मेरे लिए एक एसेट ही है, खत्म हुआ तो उसको कम हो गया तो डिक्रीज तो डेबिट कर दी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि नो अमाउंट रिसीव्ड, यानी पैसा नहीं मिला, एंड विल नॉट बी रिसीव्ड, विल नॉट बी रिसीव्ड, यानी नहीं मिला और नहीं मिलेगा, ऐसा ही कुछ समझिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं, बैड डेट हो गया, यानी जो मेरा डेटर है वो बैड हो गया, यानी वो उससे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो पैसा नहीं मिलने वाला है तो झूठ मूठ का तो मैं अपने बैलेंस शीट में उसको डेटर क्यों दिखाऊं, अब उसको हम क्या मान लेते हैं, फिर उसको हम अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, और वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो एक अकाउंट ओपन करेंगे, बैड डेट अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे, एसेट है ये सॉरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट कर दिया हमने। और अब ये जो डेटर हमने ऑलरेडी, जो ये मेरा डेटर बना हुआ था ये वाला डेटर, अब आगे के लिए मेरे लिए इरेलीवेंट हो गया ये डेटर, अब इसको हम यहाँ पे लाके अब उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब मेरे लिए वो है ही नहीं। ठीक है, टू डेटर। इस सिचुएशन को फिर से आप थोड़ा सा, बच्चों को थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में दिक्कत होता है, इस वाले में बैड डेट वाले में थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, तो मैं फिर से इस पे फोकस करवाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डेटर को
से पैसा नहीं मिला और ना ही आगे मिलने वाला है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को? इस सिचुएशन को हम लोग बैड डेट बोलते हैं। और बैड डेट हमारे लिए क्या होता है? बैड डेट इज नॉट नथिंग एल्स देन एक्सपेंस। ठीक है, और ये एक्सपेंस होने की वजह से एक्सपेंस हो गया और उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और ऊपर जो हमारा ऑलरेडी बैड डेट आ रहा था, अब वो बैड डेट हमारे लिए जो हमारा ऊपर डेटर था, जो डेटर हमारा बना हुआ था, अब वो डेटर मेरे किसी भी काम का नहीं है। और इस वजह से ये जो डेटर था अब ये काम का नहीं है, यानी इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करेंगे, डेटर एसेट है, डिक्रीज करेंगे तो वो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एक बार जब मेरा कोई डेटर बैड डेट हो गया, यानी अब मैंने उसको क्या मान लिया? उसको अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि वो फिर से बाद में उसके पास जब भी पैसा बना, यानी पैसा आ गया, तो मे भी वो पैसा देने आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। यानी सभी लोग उतने बेकार नहीं होते, यानी मे भी बाद में वो पैसा देने आ जाए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, यानी कि डेटर का बैलेंस अब मेरे बुक्स में 0 हो गया, तो बाद में जब वो पैसा देगा तो नो डाउट कैश अकाउंट तो मेरा डेबिट होगा। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा? डेटर नहीं होगा। डेटर क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट एक नया अकाउंट हम बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या होगा इसका? बैड डेट रिकवर्ड के नाम से एक अकाउंट हम ओपन करेंगे और उसी में वो डल जाएगा, जिसका नाम होगा बैड डेट। पहले तो ये काट देते हैं, लेटर हमारा कट गया, और इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? टू बैड डेट रिकवर्ड। यानी बाद में जब वो पैसा देगा तो एक नया अकाउंट बनाएंगे हम, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से। ठीक है, और ये जो अकाउंट है ये हमारे लिए इनकम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैंने उसको गुड्स सेल किया था, तो उस टाइम मैंने क्या एंट्री किया था? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटा अकाउंट डेबिट किया था। अच्छा, जब उसने पैसा नहीं दिया यानी बैड डेट हो गया, तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। यानी इस एंट्री को करने के बाद, यानी जो ये मेरा सेकंड एंट्री बैड डेट वाला है, ये एंट्री करने के बाद बताइए मेरा डेटर का बैलेंस क्या होगा? डेटर का बैलेंस उसके बाद मेरा नील हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब बाद में जब वो मुझे पैसा देगा तो वो डेटर अकाउंट में नहीं जाके वो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा, एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और ये इस अकाउंट का नेचर क्या होगा? इनकम। और इनकम बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर? बच्चे यहाँ पे डेटर में डालते हैं, इसलिए मैंने वहां पे आपको फोकस करवाया। तो ये हुआ हमारा बैड डेट, और ये सब बात हो गया। ठीक है, सेल परचेज ये सारा हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, वो मैंने जहाँ पे कैपिटल का बात किया था, जैसे यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो मेरा डेटर है वो बिजनेस से पैसा वापस, मतलब बिजनेस से पैसा निकालता है, जिसको कि हम टेक्निकल अकाउंटिंग वर्ड्स, अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो जब कभी भी वो ड्राइंग करेगा तो जो हम एंट्री पास करेंगे वो क्या होगा? एक सेकेंड। ड्राइंग, जब वो ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग वो दो फॉर्म में कर सकता है। दो नहीं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मेनली मान के चलिए कि दो फॉर्म्स है। ठीक है, अच्छा, पहला फॉर्म क्या है कि वो ड्राइंग का मतलब कि जो मेरा ऑनर है, जो हमारा प्रोपराइटर है, वो बिजनेस से कुछ पैसा लेके जा रहा है, निकाल रहा है पैसा। तो पैसा निकालेगा, तो इसको आप ड्राइंग को सीधे समझिएगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या समझ के चलना है इसको? इसको समझ के चलना है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कैपिटल हमारा कम हो रहा है। क्लियर? अच्छा, जब मेरा ड्राइंग होगा, अच्छा, इन कैश, ड्राइंग किस चीज में है? मान लीजिए इन कैश। और फिर अदर्स, अदर्स में मेनली कभी कभी, अच्छा तीन मैं कर देता हूँ, तीन फॉर्म्स में चेंज करते हो। वो ड्राइंग पहला तो कैश हो गया, दूसरा वो इन गुड्स, गुड्स लेके जा रहा है, और सॉरी दूसरा इन गुड्स, और तीसरा हमारा इन अदर एसेट्स, कोई और एसेट लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा हमारा? पहला तो, एक सेकेंड,
पहला तो जब वो कैश में लेके जाएगा, कैश में लेके जाएगा तो कैश कम होगा, यानी एसेट कम हुआ तो टू कैश क्रेडिट होगा। अच्छा डेबिट क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सीधे आप कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल को डायरेक्ट डेबिट नहीं करके उसको कहाँ पे डालने का कोशिश करिएगा, ड्रॉइंग अकाउंट। और ये ड्रॉइंग फिर बाद में हमारा कैपिटल से लेस हो जाता है, यानी कोशिश आप करिएगा यहीं पे ज्यादा डालने के लिए, ठीक है। और फिर बाद में ये ड्रॉइंग कैपिटल में से जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, क्या ड्रॉइंग अकाउंट हमारा डेबिट होगा, लेकिन जो मेरा क्रेडिट होगा वो गुड्स लेके जा रहा है। अच्छा गुड्स जब आया होगा उस टाइम हमने परचेज को डेबिट किया था, तो गुड्स जा रहा है तो टू परचेज ही करते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको दो दो प्राइस भी दे सकता है, वो बोलेगा कि जो गुड्स मेरा कॉस्ट था उसका मान के चलिए 100 रुपया। अच्छा इस गुड्स को अगर हम सेल करते तो 120 में सेल करते हैं, तो अब बताइए ड्रॉइंग कितना मानेंगे, फिर हम ड्रॉइंग कितना मान के चलेंगे, जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा कॉस्ट पड़ा था, कितना कॉस्ट पड़ा था, जो हमारा कॉस्ट था 100 रुपया, उसी को हम क्या मान के चलेंगे, उसी को हम यहाँ पे अकाउंट फॉर करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉस्ट को ही हम यहाँ पे लेंगे, 100 रुपया ही ड्रॉइंग माना जाएगा, ठीक है, सेल प्राइस पे नहीं लेंगे। अच्छा जब अदर एसेट्स लेके जाए तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जो भी वो एसेट होगा उस एसेट्स के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट कम हुआ तो उसको क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। अच्छा जो भी उस एसेट्स का बुक वैल्यू होगा उसी अमाउंट पे लेके जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद एक और मैं खुद से करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर बुक के हिसाब से ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें से बहुत सारा ऐसा होगा जो कि बुक वाला ही है और वो मैंने कवर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे अब सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेल्स नहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, किसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला तो क्या है, पहला सबसे पहला होगा हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक यानी बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ। तो एक बात बताइए, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक हमारे लिए वैसे क्या एसेट है, हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है वो हमारे लिए एसेट होगा, यानी जैसे ही कैश बैंक में जमा होगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। अच्छा कैश कम होगा तो एसेट कम हो रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट, क्लियर। अच्छा इसका दूसरा क्या है, इसी का रिवर्स, कि यहाँ पे जैसे हमने कैश डिपॉजिट किया, कैश अगर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तब क्या होगा, तब इस केस में हमारे पास कैश बढ़ेगा, यानी एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और बैंक बैलेंस हमारा कम होगा तो टू बैंक अकाउंट, क्लियर। अच्छा अब एक, अच्छा यहाँ पे वो भी बात होता है क्या, एक सेकंड में अलग से ही यहाँ पे बात कर लेता हूँ। थर्ड पॉइंट ये बोलेगा कैश, ध्यान से थोड़ा इसका वर्डिंग देखिएगा, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, यानी ऑफिस के एक्सपेंस के लिए कैश विड्रॉ किया गया बैंक से, इसके लिए क्या एंट्री होगा, ये तो क्लियर है कि मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये ऑफिस एक्सपेंस के लिए है, तो यहाँ पे हम ऑफिस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हैं, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे डेबिट फिर भी हमारा कैश अकाउंट ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखिए जब हमारे यहाँ पे इसका वर्डिंग पढ़िए जो थर्ड नंबर में है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कैश पहले हम विड्रॉ करेंगे फिर उससे हम ऑफिस के खर्चे पे करेंगे, यानी पहले हमारे पास कैश आएगा फिर हम ऑफिस का एक्सपेंस पे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगा कि आप ऑफिस एक्सपेंस डाल देंगे, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस मत डालिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फोर्थ एक हो सकता है कैश विड्रॉन, विड्रॉन का सिंपल सा मतलब ही है बैंक से विड्रॉ किया फॉर, या इस कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कहने का मतलब वो
उसका पर्सनल यूज है, किसका, ऑनर का, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये ऑनर का ड्राइंग हो गया। तो एक तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक तो होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा, अब हमारे लिए ड्राइंग है तो ठीक है, यानी कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, बस यहाँ पे ड्राइंग वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेनली बैंक का इतना ही ट्रांजैक्शन है, बाकी कोई आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक दो और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए बैंक ने इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, यानी बैंक ने मेरा जो बैलेंस पड़ा हुआ था मेरे अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट दिया। एक बात बताइए, जब भी बैंक हमारा इंटरेस्ट देता है, क्या मुझे घर पे आने देता है, आके देता है? नहीं, मेरा बैंक बैलेंस में ही डाल देता है, यानी अल्टीमेटली मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस जब बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारे लिए हमारा डेबिट हो जाएगा। बात समझे मैंने क्यों बोला? हाँ, कि जब भी कोई बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो मेरे घर पे देने नहीं आता, वो सीधे मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा देता है, यानी अल्टीमेटली मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। और हमारे पास जो दूसरा पार्टी होगा, वो ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो टू इंटरेस्ट, यानी इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। सेम इंटरेस्ट कभी कभी बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी करता है अगर हमने उससे लोन लिया है या हमारा बैंक बैलेंस निगेटिव होता है तो फॉर एग्जांपल या तो इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या दूसरा एक बैंक चार्जेस भी कुछ बैंक काटते हैं कुछ काम के लिए, या बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, यानी बैंक ने, यानी इस केस में हमारे लिए एक्सपेंस है। अच्छा, इस केस में भी बैंक क्या करता है, वो मेरे घर से पैसा लेने नहीं आता, सीधे मेरे बैंक में से ही वो माइनस कर लेता है, यानी बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जो भी अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट, क्लियर। तो ये रहा हमारा इतना बात, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधे टीएस ग्रेवाल सर के बुक पे। अब हम उसको रेफरेंस के साथ उसमें जो जो चीज बताया हुआ है उसको अब हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा बहुत दिया है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी ये हम लोगों को सबसे पहले से ही पता है कि हम अकाउंट्स में केवल कौन से ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं जो कि कन्वर्टिबल इन मॉनेटरी टर्म्स हो, यानी जो कि फाइनेंशियली नेचर। अच्छा, जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने से पहले हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस वो किस फॉर्म में हो सकता है, अगर मैंने परचेस किया तो बिल हो सकता है, इनवॉइस फॉर सेल, डेबिट क्रेडिट नोट, इसका मैंने एक अलग से चैप्टर 7 है शायद ये, उसके एविडेंस सोर्स डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो मैंने कवर किया हुआ, वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी हमारा जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है, जर्नल इज अ बुक, या यहाँ पे मैं ये पेन यूज करता है, इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर इन विच दे इंटर, यानी कि जैसे जैसे मेरा ट्रांजैक्शन होता रहता है उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज हमारा एंट्री भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं, सीधे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जर्नल के अंदर जो एंट्रीज पास होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जो इवेंट मेरा या जो ट्रांजैक्शन मेरा पहले है उसका पहले एंट्री होता है। अच्छा, जर्नल इज कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बार सिंस ऑल ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, क्योंकि सबसे पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमारा जर्नल ही आता है, यानी पहली पहली बार उसी में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, लेजर को अगले चैप्टर में आप लोगों ने देखा हो, देखेंगे या, ठीक है। लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, इसको ओरिजिनल बुक बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, ठीक है। अगला जर्नल का मीनिंग, या प्राइमरी बुक भी बोलते हैं, ठीक है, जर्नल को। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद कर लीजिएगा, आगे कभी मतलब वैसे तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल करके, ठीक है, बाकी आप याद एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दे आर एंटर्ड, जैसे जैसे सीक्वेंस में होता है वैसे ही वैसे उसका एंट्री होता है। अच्छा, फर्दर हम देखेंगे क्या कि जर्नल में
जर्नल को पार्ट्स में बांटा गया जिनको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जिनको हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बाद में देखेंगे हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ये सब बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम। अच्छा, जर्नल में जो हम एंट्री करते हैं उसको हम पोस्टिंग पोस्टिंग नहीं, उसको हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग इन जर्नल या सीधे जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन जर्नल या जर्नलाइजिंग भी हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम जब लेजर में डालते हैं जर्नल से, जब बाद में हम लेजर बनाएंगे उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको पढ़ना होगा ये सब तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें वही बात बोल रहा है क्या, फिर वही कि हम मॉडर्न अप्रोच, देखिए आप अगर चाहें तो आप जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी यूज कर सकते हैं, वैसे ज्यादा इजी मॉडर्न अप्रोच पड़ता है। एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, वैसे ही इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, ये अगर बढ़ा तो क्रेडिट और घटा तो डेबिट, ठीक है। तो यही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। देखिए आप आराम से बनाइएगा क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक, देखिए अगर पहले आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको इसमें आई बटन पे डाल दूंगा लिंक उसका, जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है वो बेस्ट चैप्टर है, इससे पहले आप जरूर उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे फिर से एक बार मैं बात बता रहा हूँ, देखिए कभी भी सबसे पहले कोई भी जैसे आपको ट्रांजैक्शन दिखे, सबसे पहले आप उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें आप ढूंढना है आपको कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन कौन से अकाउंट उस पे इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो अकाउंट किस कैटेगरी का है। कैटेगरी बोले तो कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल, किस कैटेगरी से वो अकाउंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें उसके बाद पता करेंगे कि उसकी वजह से वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आप पता करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर वो अकाउंट जो भी है वो 5 कैटेगरी जो है हमारा मॉडर्न अप्रोच का, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, उसमें से किस कैटेगरी से है वो। अच्छा, उसके वजह से वो पर्टिकुलर अकाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से आप पता कर लेंगे कि वो डेबिट होने वाला है या क्रेडिट होने वाला है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप प्लीज ये वाले स्टेप्स आप फॉलो करिएगा। अच्छा, कुछ जैसे यहाँ पे भी वो स्टार्टिंग में ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे इन्होंने पर्सनल, रियल, नॉमिनल यूज किया है, आप भी ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने बताया था कि 3 मेनली कैटेगरी होता है, वैसे तो पर्सनल, इम्पर्सनल होता है, फिर बाद में इम्पर्सनल को रियल और नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल में हमारा क्या रूल है डेबिट क्रेडिट का, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल में ये है। रियल में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले का बात कर रहा हूँ, बोले दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होने वाले। दिनेश पैसा लगाएगा तो एक तो मेरा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि दिनेश जो पैसा लगा रहा है वो मेरा ऑनर है, ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट जो ओपन होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो एक तो कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब ये हम पता करेंगे कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कौन कौन से नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल कैश हमारा रियल हो जाएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और कैपिटल हमारा पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो कैपिटल है यानी कि ये ऑनर ने पैसा दिया है तो वो गिवर है, दिनेश गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। और कैश आया तो रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप करिएगा, इसको आप वैसे हम जो मॉडर्न अप्रोच है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पता करिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसमें कैश और कैपिटल है। अच्छा, कैश क्या है हमारा, एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, ठीक है। अच्छा, फिर जब वो पैसा देगा तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा, और साइमल्टेनियसली जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। वो जब पैसा देगा तो उसका अपना बैलेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, लायबिलिटी है वो।
एक तरह से कैपिटल भी हमारा लायबिलिटी होता है, ठीक है। एसेट जब इंक्रीज करता है तो ये डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं या मॉडर्न, अल्टीमेटली आना डेबिट क्रेडिट सेम ही आंसर है, ठीक है। बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा इजी है, आप उसके साथ करिए, ठीक। तो ये सारा आप क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, इसी में अब वो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें इन्होंने वही फॉलो किया है जो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। सारा ही आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, आप करिएगा, डाउट हो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, दो तरह के एंट्रीज होते हैं। एंट्रीज मेनली दो तरह का होता है, एक है हमारा सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा है हमारा मॉडर्न जर्नल एंट्री। जो हमारा सिंपल जर्नल एंट्री होता है उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें एक डेबिट हो जाता है और दूसरा क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इसमें कंपाउंड एंट्री में दो से दो से ज्यादा होते हैं, दो से या तो तीन हो या 100,000 कितना भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें मतलब कम से कम एक डेबिट होगा और कम से कम एक क्रेडिट, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेबिट भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास जर्नल एंट्रीज होते हैं, ठीक है। ये सारा आप करिएगा, कोई भी डाउट है मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ एक टॉपिक जो कि है हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड है हमारा? डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, स्पेसिफिकली डिस्काउंट जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। डिस्काउंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, एज द नेम सजेस्ट, ये इनका पर्पस क्या होता है? इंक्रीज सेल। ट्रेड डिस्काउंट देने का मकसद होता है सेल को बढ़ाना, इंक्रीज सेल। यानी ये कब दिया जाता है? सेल के टाइम। ये कब दिया जाता है? सेल के टाइम। अच्छा, जो मेरा कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, यानी प्रॉम्प्ट कहने का मतलब जल्दी जल्दी पैसा लेने के लिए उनसे, ठीक है। क्योंकि पता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे तो मे बी अगला पार्टी आपको जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है। तो दो टर्म होता है डिस्काउंट के अंदर, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है वो क्यों दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है हमारे पास इंक्रीज सेल, और हमारे पास कैश डिस्काउंट का हमारे पास पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो देखिए एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा एकदम 100% कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कवर नहीं करते हैं। यानी कि कोई भी सेल परचेज हो, अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको आपको लेस करके ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है या आप किसी को दे रहे हैं तो उसको माइनस करके आप सेल परचेज ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैसे इस पे आगे एग्जाम्पल है उस बुक में, मैं भी एक दो बता दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि आपने गुड्स जो परचेज किया वो था 1 लाख का और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%। तो बताइए आप इसका क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? तो जब हम जनरल एंट्री पास करने जाएंगे, मान लीजिए कैश पे था, मतलब हमने कैश में से परचेज किया, ठीक है। तो एक तो हम परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और कैश पे किया हमने तो कैश एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, ठीक। अब बात होता है कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट यहाँ पे जो होगा वो हमारा सीधे और सीधे 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होगा, क्योंकि ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था क्या कि 1 लाख माइनस 10%, 1 लाख का ऑफ 1 लाख, यानी अल्टीमेटली 90,000 हमारा परचेज होगा। क्लियर? यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में कवर ही नहीं करेंगे, यानी सीधे माइनस करने के, ये नहीं कि आप उसको उसको बोलेंगे ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मतलब उसको लेस करने के बाद आप अपना सेल्स मानेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट देने के पीछे मकसद होता है हमारा, एक बार मैंने सेल कर दिया, मान लीजिए, देखिए कैश डिस्काउंट देने का मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी हमने सामान उधार पे बेचा है या उधार पे खरीदा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी नॉर्मली क्रेडिट सेल परचेज के केस में आता है। अच्छा, जल्दी पेमेंट लेने के लिए, मान लीजिए सेल करते टाइम मैंने उसको बोला था कि आप 2 महीना बाद पैसा दीजिए, अब उससे मुझे पैसा थोड़ा पहले लेना तो उसको कुछ लालच देना पड़ेगा, उस लालच के लिए हमने उसको डिस्काउंट दिया।
ठीक है, तो कैश डिस्काउंट भी फर्दर दो टाइप का हो जाता है हमारा। एक तो मुझे मिला यानी डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर से मैं बता रहा हूँ ये मुझे मिला है, यानी मैंने किसी से सामान परचेस किया था, अब उसको जब जल्दी पैसा लेना है तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया, वो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, मिल रहा है मुझे डिस्काउंट, ये हमारे लिए इनकम हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने किसी को सेल किया हुआ है, ठीक है, और उससे मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, यानी कि मैंने उसको डिस्काउंट दिया और इसको बोलेंगे ये हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि अब मुझे इसकी वजह से कम पैसा मिला तो ये मेरे लिए एक्सपेंस ट्रीट होता है। क्लियर? अब फिर से बता रहा हूँ, कैश ट्रेड डिस्काउंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में कवर नहीं होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट चाहे ही वो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हो या डिस्काउंट अलाउड हो, दोनों ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कवर होता है। बस डिस्काउंट रिसीव हुआ तो वो इनकम है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, तो इस पे आगे इनका क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे यही ये डिस्कस कर रहा है, इनका मेनली हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बीना वॉच कंपनी, एक सेकेंड, बोल रहा है बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेस किया इसने, क्या, ऑफ टाइम स्टार ब्रांड रिस्ट वॉच फ्रॉम पायनियर वॉचेस। ठीक है, पायनियर वॉच से उसने घड़ी खरीदा एट लीस्ट प्राइस 2000। एक सेकेंड, बीना वॉच कंपनी है और पायनियर वॉचेस है, दो पार्टी है जिनका नाम क्या क्या है, एक है हमारा बीना वॉच कंपनी और दूसरा है हमारा पायनियर वॉच। ठीक है, ये जो है ये हमारा कौन है, सेलर है। ठीक है, और ये हमारे लिए बायर है। ठीक है, तो एंट्री तो मुझे पता है, यहाँ पे नॉर्मली जो बात हुआ होगा ये उधार खरीदने पे ही, एक बार देख लेते हैं पहले। फिर क्या बोल रहा है, क्या बाई किया, 2025 पीस पर 25 पीस बाई किया। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले हम वही बात कर लेते हैं, क्या बाई किया, क्या 25, तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया, लिस्ट प्राइस हमारा हो गया 25 इंटू 2000, बोले तो 25 गुना 50,000। ठीक है, अच्छा अब लेस कर देते हैं इसमें ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि फिर से याद करिए मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि ट्रेड डिस्काउंट को सिरे से खारिज कर देंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, एट द रेट शायद 10% ही था, अभी मैं देख लेता हूँ, तो 50,000 का 10% हमारा 5,000 हो गया, यानी अल्टीमेटली हमारे लिए जो अमाउंट हो गया वो कितने का हो गया, 45,000। देख लेता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और कैश डिस्काउंट 2%। देखिए फिर से आपको पढ़ के समझ में ये बात आएगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, क्या कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसका मकसद क्या होता है, पहले पैसे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैश डिस्काउंट आपको देंगे कितना, 2%, अगर आप पेमेंट करेंगे कब, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, पास दी जनरल एंट्री, यानी कि आप यहाँ पे मान लेंगे कि उसने 15 दिन पहले पेमेंट कर दिया, उस हिसाब से एक को डिस्काउंट देना पड़ेगा और दूसरे को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों के लिए परचेज और सेल्स कितने का होगा, 45,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट को ही हम कंसीडर करने वाले, यानी 45,000 को कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर? तो बीना वॉच कंपनी बाई कर रही है तो इसके लिए परचेज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, तो बीना वॉच कंपनी के लिए हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किससे परचेस किया, अभी तक उधारी परचेस किया क्योंकि बाद में पेमेंट करना है, तो टू पायनियर वॉचेस, ये क्रेडिटर हो जाएगा, तो टू हम लिख देंगे, एक सेकेंड, तो टू पायनियर वॉचेस हो जाएगा। क्लियर? कितना अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे हम 45,000 और 45,000। ठीक है,
वैसे ही जो ये पार्टी है पायनियर वॉच, इसके लिए सेल हो जाएगा, तो बीना वॉच कंपनी इसके लिए डेटर हो जाएगी यानी एसेट। तो बीना वॉच कंपनी को डेबिट कर देंगे, और 2 इसके लिए वो सेल्स है, क्योंकि ये दोनों के लिए अपना अपना गुड्स है, तो ये अपना परचेज डालेंगे, ये सेल्स। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि इन्होंने जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन किया होगा, यानी इसने पेमेंट दिया होगा, ये लिया होगा इसने कितने दिनों में, 15 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि अगर 15 दिन के अंदर से पेमेंट हो जाता है तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिएगा पहले तो, कि ये जो पेमेंट मिलेगा वो जो अमाउंट पेमेंट के लिए ड्यू है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा, ये 45,000, ठीक है, ये 45,000 और 45,000 ये भी हो जाए, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट यहाँ पे हम लोग डालते हैं। अच्छा, अब पेमेंट जो मिलेगा उस पर 2% डिस्काउंट, तो वो 45,000 का 2% होगा। ठीक है, 50,000 का मत दे दीजिएगा जोश में आकर, ठीक है, क्योंकि अब हमारे लिए वो 50,000 इरेलीवेंट है। ये हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 45,000 का 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये पेमेंट देगा तो इसका बैंक या कैश जो भी हो वो कम होगा, तो 2 बैंक या कैश कर देंगे। ठीक है, अच्छा, बाद में अब पायनीर उसके लिए बैलेंस नहीं होगा, पायनीर वॉचेस जो उसका लायबिलिटी था अब वो खत्म हो जाएगा, और लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट कर देंगे, तो पायनीर वॉचेस डेबिट हो जाएगा। अच्छा, कितना से, 45,000, क्योंकि अब 45,000 उसको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अल्टीमेटली उसने दिया कितना होगा, 45,000 पे 2% का डिस्काउंट मिला, यानी अल्टीमेटली उसको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 2% बोले तो 900 का, और 900 इसको डिस्काउंट मिला है, यानी इसके लिए रिसीट है, तो इसके लिए वो इनकम होगा, और इनकम है तो वो इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ इसके लिए। ठीक है, 900, और अल्टीमेटली इसने पैसा कितना दिया होगा, 44,100। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको पेमेंट मिला तो बैंक या कैश अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा, टू इसका जो ये बीना वॉच कंपनी डेटा था वो खत्म हो जाएगा, तो इसका एसेट था वो एसेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया, तो टू बीना वॉच कंपनी, बीना वॉच कंपनी कितने से, 1 सेकेंड, तो बीना वॉच कंपनी अल्टीमेटली 45,000 का उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसने डिस्काउंट दिया तो इसके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस है तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड वो उसके लिए डेबिट हो जाएगा, कितना से, 900 से, और अल्टीमेटली इसको पैसा मिला होगा 44,100। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली समझ गए होंगे, यानी जो भी हमारे बुक्स में डिस्काउंट नाम आ रहा है वो कौन सा डिस्काउंट है बताइए, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्लियरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डिस्काउंट आ रहा है ये दोनों ही हमारे लिए कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा, ये डिस्काउंट हमारे लिए ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कवर ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा, एक होता है रिबेट, रिबेट भी सिंपल ट्रेड डिस्काउंट का काम करता है। ठीक है, यानी वो सामान हमने थोड़ा सा पुराना हो गया या थोड़ा सा टूट फूट गया है तो उसको कम दाम पे जब बेचते हैं तो उसको हम रिबेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, रिबेट। ठीक है, तो रिबेट का भी वही एंट्री है जो हमारे लिए किस चीज का एंट्री होता है, जो हमारा नॉर्मल नॉर्मल कैश डिस्काउंट का जो एंट्री होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जांपल, रिबेट अलाउड और रिबेट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, मैं बात कर ही लेता हूँ रिबेट। ठीक है, तो रिबेट एक को मिलेगा और एक देगा, रिबेट रिबेट रिसीव्ड, जिसको रिबेट रिसीव हो रहा है, यानी कि उसको अल्टीमेटली डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो इनकम हो जाएगा। और दूसरा डिस्काउंट रिबेट दे रहा है यानी रिबेट अलाउ कर रहा है, तो इसके लिए वो रिबेट इसके लिए वो एक्सपेंस हो जाता है, और अकॉर्डिंगली वो पैसा उतना कम और ज्यादा हो जाएगा, यानी वही ट्रीटमेंट है जो हमारा किसका है, जो हमारा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का है, वही नॉर्मली इसका भी ट्रीटमेंट है। तो ये डेबिट हो जाएगा और ये इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रहा है बैड डेट का। बैड डेट का हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, कहाँ पे, सेल के केस में, कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम उस टाइम क्या एंट्री डालते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप दिमाग में सोचिएगा। ठीक है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं,
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, जब उससे पैसा मिल जाता है तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब वो डेटर जब पैसा नहीं देता है तो हम उसको बैड डेट बोलते हैं, और उसके लिए हमारा एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। अगर उसका नाम अवेलेबल है तो उसका नाम डाल देंगे, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये मैंने वहां पे नहीं बात किया था, सिंपल ही है, समझ लेंगे आप इजिली, ठीक है। कभी कभी मे बी मुझे डेटर से 10,000 रुपया लेना था, अब बेचारे के पास 10,000 नहीं था, अब उससे मुझे 6,000 मिला, यानी अल्टीमेटली मेरे लिए बैड डेट कितना हो गया, 4,000 का बैड डेट हो गया। यानी कि मुझे कैश में कितना मिला, 6,000, तो 6,000 यहाँ पे लिख देंगे, बैड डेट कितना हो 4,000, और अल्टीमेटली डेटर सारा खत्म कर देंगे 10,000 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी दोनों का एंट्री, यानी जो कैश रिसीव हुआ और जो मेरा बैड डेट हो गया, दोनों को इस एंट्री में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अगला हमने वो भी बात डिस्कस कर लिया है, क्या, बैड डेट रिकवर्ड का, यानी कि बाद में जब अगर वो मेरा बैड डेट पैसा दे देता है तो उस टाइम हम क्या एंट्री करते हैं, उस टाइम हम एंट्री करते हैं पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं करते, टू बैड डेट रिकवर्ड करते हैं, क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, इसको भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और ये बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम होता है। अब इस पे इलस्ट्रेशन 5 है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। बोल रहा 500 ड्यू फ्रॉम रमेश, ड्यू यानी रमेश हमारा एक डेटर है, इरिकवरेबल यानी बैड डेट हो गया, बात खत्म, ज्यादा अब सोचो मत, बैड डेट मान लो उसको, ठीक है, यानी अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लो। तो मुझे अब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं मिला तो बैड डेट है, बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बैड डेट को क्या कर देंगे, बैड डेट डेबिट टू, अब वो डेटर, डेटर का नाम है तो नाम डाल दो टू रमेश, कितना, 5,000 5,000, ठीक है। अगला, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी सोहन दिवालिया हो गया, यानी उसका सारा, इंसॉल्वेंट का सीधा मतलब होता है कि उसके पास जितने एसेट थे और जितने लायबिलिटी थे उसमें से लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम हो गई, यानी वो अपने लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है और उसका कैपेसिटी भी नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी, ठीक है, यानी कि 1 रुपए में 60 पैसे, सीधे सीधे बोलो ना, 60% पैसा मिल गया, बाकी 40% बैड डेट हो गया। 1 रुपए में 60 पैसा, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी 100 में उसको 60 मिला, यानी 60% मिला, और वो डेटर था 100 का, यानी अल्टीमेटली 4,000 मेरा बैड डेट हो गया और 6,000 मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहन, ठीक है। ये एंट्री देख लीजिएगा, सिंपल है, वही उधर मैंने भी यहाँ पे भी यही वाला बात किया था, 6 4 और 10। रिसीव कैश फ्रॉम बैड डेट रिटेन ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पे ये बात थोड़ा सा आप समझिएगा, क्या बोल रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट रिटेन ऑफ लास्ट ईयर, यानी एक बैड डेट था जो पिछले साल मैंने राइट ऑफ कर दिया, अब इस साल वो पैसा देने आता है कितना, 700, तो यानी बैड डेट रिकवर्ड वाला सिचुएशन है, तो पैसा मिला तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 700 टू बैड डेट रिकवर्ड 700, ठीक है। ये वाला एंट्री आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्लियर, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। अब हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से मैं यहाँ पे भी एक बार रिवीजन टाइप आपको करा देता हूँ। पहला बोला कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, कैश डिपॉजिट किया हमने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉ किया बैंक से तो कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज कहने का मतलब उसके लिए ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, यानी एक मेरा क्रेडिटर था जिसको मैंने डायरेक्टली बैंक से चेक पे कर दिया, तो क्रेडिटर कम हो गया या लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और बैंक हमारे लिए एसेट है उसमें बैलेंस कम हुआ तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिटर जो भी नाम हो उसका, राकेश बोल रहे हैं यहाँ पे, तो राकेश डेबिट टू बैंक, ठीक है। वैसे ही पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, अच्छा, जब हम ड्राफ्ट से पे करते हैं, ड्राफ्ट कहने का मतलब डीडी, तो उसमें थोड़ा सा चार्ज लगता है, तो उसके लिए उन्होंने बैंक चार्ज भी काटेंगे बोलो, तो एक तो विकास को जितना पे होगा विकास को उतना डेबिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस जितना कटेगा उतना वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है, और बैंक उतना से ही कम होगा तो वो उतना से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा इजी है, आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। बाकी जो मैंने ये मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ यार, छोड़ धीरे धीरे, क्या छोड़ना है, वीडियो तो बहुत ही बड़ा जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगला क्या हमारा कि चार्जेस पेड
टू और चार्ज्ड बाय बैंक, यानी बैंक ने कोई चार्ज काटा। तो मैंने बताया था कि बैंक जब चार्ज काटता है तो मेरा सीधे बैंक अकाउंट कम हो जाता है, यानी मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, यानी एसेट कम हुआ, तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और बैंक चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस है तो वो बढ़ा तो डेबिट हो गया। सेम चेक्स और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी चेक मिला बैंक डेटर से और उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक का बैलेंस धीरे उसके बाद बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और डेटर मेरा कम हो जाएगा तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अच्छा, अच्छा बोल रहा कि चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में नहीं डाला। वैसे यहाँ पे ये गलत ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पे कैश नहीं, इसको चेक इन हैंड पे डालते हैं। कहाँ डालते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जब उसको हम बैंक में जमा करेंगे तो उस टाइम हम क्या कर देते हैं, बैंक को डेबिट करके बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड। ठीक है, यानी अल्टीमेटली फिर वो एंट्री यही वाला हो जाता है। अबव चेक इन ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड, वही बोल रहा है कि जब डिपॉजिट होगा तो ये बैंक डेबिट टू कैश होगा, बस कैश ना होके ये चेक इन हैंड आप करिएगा। ठीक है, चेक इन हैंड। अगला हमारा डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, यानी जो मुझे चेक मिला था मेरे डेटर से यहाँ पे वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर यानी कि वो ऑनर नहीं हुआ, यानी उसके करस्पॉन्डिंग पेमेंट नहीं आया। तो फिर से मान लीजिए यहाँ पे अंकुर से मुझे पेमेंट मिला था, मान लीजिए यहाँ पे इस वाले एंट्री में मान लीजिए अंकुर से क्या मिला था, मुझे चेक मिला था। अब बाद में अंकुर का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर यानी वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा पेमेंट रुक गया, पेमेंट नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अंकुर बाद में मेरा डेटर बन जाएगा, तो डेटर बन गया तो उसको डेबिट कर देंगे, और बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, यानी बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट। अच्छा, चार्ज करता है तो सीधे बैंक बैलेंस से ही काट लेगा, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। वैसे इंटरेस्ट अलाउ किया, अगर उसने इंटरेस्ट मुझे दिया तो उस केस में मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक को डेबिट कर दिया। ठीक है, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी बैंक ने बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। अगला हमारा ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी फर्म के बिहाफ पे दूसरे पार्टी से मतलब बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो एसेट बढ़ा, डेबिट टू डिविडेंड, मान लीजिए वो पेमेंट डिविडेंड था, ये इनकम है, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक ने लोन लिया था वो पैसा वापस किया हमने। ठीक है, अच्छा, और ये बैंक लोन कैश में पे हुआ है। ठीक है, यानी बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी, ये नॉर्मल बैंक बैलेंस नहीं बोल रहे, बैंक लोन है, बैंक से जो हमने लोन लिया होगा वो क्रेडिट लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगा तो बैंक लोन को डेबिट कर दिया, और पेमेंट कैश में हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट पेमेंट करेंगे तो कम होगा तो कैश को क्रेडिट कर दिया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, अगर यही लोन बैंक चेक के थ्रू पेमेंट होगा तो बैंक लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, यानी एक मान लीजिए किसी बिजनेस का दो बैंक में अकाउंट है, तो जिस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा, यानी जिसमें बढ़ेगा बैलेंस वो बढ़ेगा तो डेबिट, और जो घटेगा वो क्रेडिट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका सारा हो जाएगा, ये आप करिएगा। उसके बाद क्या है अगला हमारा, गुड्स गिवन एट चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। ठीक है, यानी गुड्स, देखिए गुड्स जब, ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे बहुत सारा, बहुत और भी आगे 3-4 पॉइंट है जो इसी से कवर हो जाएंगे, इसी वाले पॉइंट से। ठीक है, क्या बोला कि मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल में, यानी जैसे एडवर्टाइजमेंट टाइप्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना कंपनी वाले, वैसे गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल में। एक बात बताइए, गुड्स जब हम परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जब गुड्स हम परचेस करते हैं, मान लीजिए कैश में परचेस है, तो हमारा एंट्री होता है क्या, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, परचेज डेबिट टू, मान लीजिए टू कैश। अब यही गुड्स अगर हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, यानी लोगों को बंटवा दिया ताकि कि हमारा थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाए, तो उस केस में बताइए कि हमने दिया उनको क्या, गुड्स दिया, तो यानी गुड्स कम हो जाएगा। अब गुड्स कम होगा तो एसेट कम होगा,
यानी एक बात बताइए, गुड्स जब हमने खरीदा था तो परचेज को डेबिट किया था, अब दे भी रहे हैं तो किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो टू परचेज होगा। अब ये गुड्स हम चैरिटी के लिए दे रहे हैं, तो चैरिटी या डोनेशन जो भी हो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो चैरिटी और डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा और उसको हम क्या कर देंगे, फिर डेबिट कर देंगे। क्लियर? बस ये समझ जाएगा इसको हमने क्रेडिट क्यों किया। इसको क्रेडिट करने के पीछे एक ही मकसद था, क्योंकि जब हमने इसी गुड्स को परचेज किया होगा तो उस टाइम हमने परचेज को डेबिट किया था, इसीलिए जब हम उनको दे भी रहे हैं तो परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। सेम वैसे हमने ऊपर भी बता दी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, सेम वही वाला कि गुड्स को फ्री सैंपल में हमने बांट दिया। फ्री सैंपल में बांट दिया कहने का मतलब कि एक तरह का हमारे लिए वो क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। तो उसी गुड्स को जब हमने परचेज किया होगा तो परचेज को डेबिट किया, तो अब वो बांट रहे हैं तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारे लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या हमारा, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर, ठीक है। स्टॉक लॉस हो गया कैसे, थेफ्ट या फायर में, यानी आग लग गया स्टॉक को या फायर के वजह से जल गया, तो जल गया तो मेरा स्टॉक खत्म हो गया, यानी स्टॉक जब परचेज किया था तो परचेज को डेबिट किया था, अब उसी परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और डेबिट किसको कर देंगे, एक एक्सपेंस होगा लॉस ऑफ स्टॉक, अब वो किसी वजह से हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हम डेबिट कर देंगे। क्लियरली क्लियर है आपको? अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करूंगा, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ये लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट टू परचेज हुआ, देखिए कंपनीज क्या करती है कि जब मेरा कोई कोई जब मेरा कंपनी नॉर्मली अपने स्टॉक का क्या करके रखती है, वो लोग कंपनी अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखती है, ताकि कि अगर लॉस हो तो उनको ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इस स्टॉक का भी मान के चलते हैं, इंश्योरेंस का भी फैक्टर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इंश्योरेंस होगा मान के चलिए इसका, ठीक है। तो दो केस बन सकते हैं, या तो इंश्योरेंस है या नहीं है, देयर इज इंश्योरेंस, यानी उस स्टॉक का इंश्योरेंस था, और दूसरा केस क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से फिर से मैं बता दूं, समझिएगा, ठीक है। और दूसरा केस, देयर इज नो इंश्योरेंस, देयर इज नो इंश्योरेंस, यानी उस प्रोडक्ट का हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम एग्जांपल एक लेके चल रहे हैं कि हमारा एक स्टॉक था कितने का, 10,000 का, जो फायर में लॉस हो गया, तो इस केस में हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट टू परचेज, कितने का स्टॉक लॉस हो गया हमारा, परचेज 10,000 का। क्लियर? अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है, क्या, कि या तो उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस था या नहीं था। अगर इंश्योरेंस था, या एक सेकेंड, अगर इंश्योरेंस था ही नहीं तब तो आगे का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर इंश्योरेंस था ही नहीं तो मेरा आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने ये वाला एंट्री डाल दिया, इसका मतलब हमने उस चीज को अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, ठीक है। अब अगर इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस है, देयर इज इंश्योरेंस, तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होता है, कितना, दो दो सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। कितना सिचुएशन, दो सिचुएशन। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो या तो फुल क्लेम देगी, यानी वो मानेगी कि हाँ जी आपका पूरा ही लॉस हो गया, यानी जो भी लॉस हो गया उसको हम भरपाई कर देंगे, यानी फुल क्लेम। देखिए कभी भी इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो आपको लॉस होगा उतना ही देगी या उससे कम देगी, कभी ज्यादा नहीं दे सकती। तो फुल क्लेम, फुल कहने का मतलब 100% सारा क्लेम उसने देने का वादा कर दिया। दूसरा होगा लेस देन 100%, यानी पूरा नहीं, लेस देन 100% क्लेम, यानी कि 80%, 70%, 50%, 90% जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फुल क्लेम है तो यानी कि जो भी हमने ऊपर अपना एक्सपेंस ट्रीट किया है 10,000 का, वो हमारे लिए एक्चुअली एक्सपेंस तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे अब वो इंश्योरेंस कंपनी, देखिए अब दो चीज हो सकता है, या तो इंश्योरेंस कंपनी अभी ही पैसा दे देगी, तो अगर उसने अभी ही पैसा दे दिया तो कैश हमारा आ जाएगा, कैश या बैंक जहां दिया, तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि वो हाथों हाथ पैसा
नहीं दे, और उसने क्या बोल दिया कि बाद में देंगे, यानी अब वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एसेट बन गया, तो इंश्योरेंस क्लेम एसेट हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये वाला बात समझे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी उसी टाइम पैसा नहीं देगी तो हम उस बैलेंस को इंश्योरेंस क्लेम डाल देंगे, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो बैलेंस है ये हमारे लिए, ये बैलेंस हमारे लिए हो जाएगा एसेट। क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एसेट हो जाएगा। क्लियर, जो ये इंश्योरेंस क्लेम वाला बैलेंस है ये हमारे लिए एसेट हो जाएगा। और अगर पैसा उसी में उसी टाइम, अगर हमारा पैसा उसी टाइम हाथों हाथ ही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, टू कैश और बैंक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर हमने ऑलरेडी एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, लॉस, गलती हो गया, एक सेकंड, ये डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ रहा है, सॉरी क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, क्योंकि दोनों मेरा एसेट है और दोनों ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों मेरा एसेट है और दोनों बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा डेबिट हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो ये दोनों डेबिट हो गया। अब जो ऊपर हमने लॉस ट्रीट कर लिया था, लॉस बोले तो ये जो एंट्री पास किया हमने, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट टू परचेज, यानी यहाँ पे जो हमने इस लॉस को लॉस मान लिया था, अगर बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10,000 देने के लिए तैयार है तो क्या ये फिर मेरा लॉस रहा? नहीं रहा। तो अब इस लॉस को हम हटा देंगे और यहाँ पे उसको हम क्रेडिट कर देंगे कि लॉस नहीं है अब मेरा, तो टू लॉस ऑफ, या लिख देते लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 10,000 और 10,000 और 10,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर लेस देन 100% क्लेम है, मान के चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 80% क्लेम मान के, यानी अल्टीमेटली मेरा 20% ही लॉस है, तो वो वाला एंट्री चाहे वो कैश में हो, बैंक में हो, या बाद में देगा, यानी इंश्योरेंस क्लेम। क्लेम डेबिट होगा, कितना, 8,000 मिलेगा, तो टू इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी इंश्योरेंस टू, ऊपर जो हमने लॉस को ट्रीट कर लिया था अब वहां से हटा देंगे, यानी टू लॉस ऑफ स्टॉक, कितना, टू लॉस ऑफ स्टॉक में हमारा आ जाएगा 8,000। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि ऊपर जो हमने 10,000 का लॉस अपना ट्रीट कर लिया था, उसमें से 8,000 लॉस नहीं है, उसको यहाँ पे डेबिट करके वहां पे अगर 8 से क्रेडिट कर दिया, यानी अल्टीमेटली हमने 2,000 का अपना लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो ये होगा इसका पूरा ट्रीटमेंट। इस पे क्वेश्चन आता है तो आप बढ़िया से इस पे ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है इसी वाले टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। अगर आपको इसके अलावा और भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर लिया। जब परचेज करेंगे तो जो भी वो फिक्स्ड एसेट होगा उसको डेबिट कर देंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अच्छा, टू कैश, अगर हमने कैश बैंक में परचेज किया, अगर क्रेडिट पे हो तो सीधे सप्लायर डालेंगे, इसको मैंने वैसे क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट बोला था, सीधे आप सप्लायर भी बोल सकते हैं। अच्छा, बाद में जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट कम होगा तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या सीधे आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को डेबिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो गेन ऑन सेल। ठीक है, ये आप आपके काम करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया कि जब कभी भी कोई भी नया मशीनरी, नया फिक्स्ड एसेट परचेज होता है, उस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी खर्च होता है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, या उसको
उसको उसकी इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे हुआ, या बाद में उसके लिए उसको ढोने के लिए जो कैरेजेस पे हुए हैं, यानी कि जो भाड़ा देना पड़ा है, फ्रेट कार्टेज, ठीक है, वो भी यानी कैरेज हो गया, यानी कि जो भी स्टार्टिंग में हमने उस एसेट्स के लिए खर्चा किया वो सारा उसी एसेट्स में इंक्लूड हो जाता है। इन खर्चों के लिए हम सीधे क्या एंट्री कर देते हैं, इन सभी खर्चों के लिए हमारा सीधा सीधा एंट्री वही होगा, क्या, जो भी एसेट होगा, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट, उस एसेट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वो कैश में पेमेंट है तो टू कैश या बैंक अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने कि जो भी हमने कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट परचेस किया, उस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग में खर्चा होगा, बिगिनिंग में ही, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, वेजेस, कैरेज और भी कुछ हो सकता है, जो कि बिजनेस उसको यूज करने से जस्ट पहले जो भी हम खर्च करने वाले हैं वो सारा उसी में ऐड हो जाएगा। इनको टेक्निकल टर्म्स में इनको नाम देते हैं, ये जो हम करते हैं इसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज, यानी कि whenever a new asset or old asset is purchased for the first time, then it the related expenses is also capitalized। सीधे सीधे हम ऐसे हो सकते हैं, क्लियर, ओके। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन है, इस पे आप करिएगा। अच्छा, अगला है एक आउटस्टैंडरी एक्सपेंसेस, इसका भी बहुत सिंपल है। ये नॉर्मली मिक्सर ऑफ एक्सपेंसेस या छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं मिसलेनियस टाइप, वो सब होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं दिक्कत है, जो हमारा एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और टू कैश में पेमेंट हो गया तो टू कैश, ठीक है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई भी हमारा एक्सपेंस होता है तो उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, अगर वो एक्सपेंस के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा पेमेंट हो गया तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश में पेमेंट हुआ तो कैश में, या बैंक में हुआ तो टू बैंक, क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है कि हमेशा एक्सपेंस पे हो जाए ऐसा नहीं होता है, यानी टाइम पे ही पे हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें से दो चीज निकलता है, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दूसरे को बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आपको इजीली आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब जो मेरा खर्च था वो खर्च हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड, खर्च तो कर दिया हमने बट नॉट पेड, यानी कि हमने खर्च कर दिया लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, यानी एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। अच्छा, इसके कंट्रोरी पे प्रीपेड एक्सपेंस है, पेड बिफोर इनकर्ड, यानी खर्च करने से पहले ही हमने पैसा उस अगले पार्टी को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने अपने एम्प्लॉय से पूरे साल में हमने काम कराया और या पूरे महीने काम हो गया लेकिन अभी तक हमने, या पूरे साल काम हुआ लेकिन कुछ एक दो महीना का पेमेंट अभी बाकी है, तो जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमने अभी काम नहीं कराया लेकिन उसको जरूरी था तो मैंने 2 महीने का एडवांस में पेमेंट दे दिया उसको, सैलरी, ठीक है, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चों को, बहुत क्या सभी बच्चों को, मैक्सिमम 80-90% को इसमें दिक्कत होता है, तो प्लीज 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 इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आप समझ, मतलब समझिएगा, ठीक है, लर्न करने का कोशिश मत करिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपसे सीधे पूछा जाए तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि पेमेंट अभी तक हमने किया नहीं लेकिन करने का लाइबिलिटी आ गया है, यानी अल्टीमेटली ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। सेम, ये हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, बाद में हम उससे वापस ले सकते हैं अगर उसने काम उसके कोरिस्पॉन्डिंग नहीं किया है, यानी कि ये जब तक से वो काम नहीं करेगा तो ये एसेट है और ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। पहले इतना आप कंफर्म हो जाइए फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है हमारे लिए और ये हमारे लिए एसेट है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताइए यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कोरिस्पॉन्डिंग पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। या सीधे सीधे ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी ये जो भी एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में सैलरी था तो सैलरी,
तो जो भी वो कोरिस्पॉन्डिंग एक्सपेंस होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एक्सपेंस मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जिसका ये आउटस्टैंडिंग है वही वाला एक्सपेंस, ठीक है, उसको डेबिट कर देंगे। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस को, ठीक है, डेबिट करेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंस को, और फिर क्रेडिट कर देंगे उसी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वो एक्सपेंस होगा उसी को हम क्रेडिट भी करेंगे, यानी जो एक्सपेंस प्रीपेड है उसी के कॉरेस्पॉन्ड वो जो एक्सपेंस है उसी को हम यहाँ पे क्रेडिट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को ये अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं और प्रीपेड को एडवांस भी बोलते हैं, तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऐसे ही जैसे एक्सपेंस है वैसे ही हमारे पास इनकम भी होता है, तो जो भी इनकम है, मुझे अगर इनकम मिल गया तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इनकम मिला तो कैश और बैंक में मिला हुआ तो कैश और बैंक अकाउंट में क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर इनकम को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो होता क्या है कि इनकम कभी कभी हमारा एक्रूड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्रूड, और कभी कभी हमारा इनकम एडवांस इनकम हो जाता है, ठीक है। एक्रूड इनकम का सिंपल मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम हमने अर्न कर लिया, इनकम हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं, यानी सिंपल हम बोल सकते हैं अर्नड बट नॉट रिसीव, यानी कमा लिया बट मिला नहीं है। अच्छा, एडवांस इनकम का मतलब क्या बोल सकते हैं, रिसीव्ड बिफोर अर्नड, रिसीव्ड बिफोर अर्नड, ठीक है, यानी कमाने से पहले ही मिल। तो हम अभी आप सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्रूड इनकम है ये हमने कमा लिया, यानी मुझे मिलने का अधिकार आ गया, यानी ये हमारे लिए होता है एसेट। सेम एडवांस इनकम अभी कमाया नहीं है बट मिल गया, यानी बाद में अगला पार्टी अगर मांगेगा तो मुझे देना पड़ जाएगा, यानी ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है, तो इसके लिए जब एंट्री करेंगे तो एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एक्रूड इनकम को हम कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, उस पर्टिकुलर इनकम को जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे एक्रूड है, उसी इनकम को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, वैसे ही एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उस एडवांस इनकम बढ़ेगा अगर होगा तो एडवांस इनकम को क्रेडिट कर देंगे, और उस पर्टिकुलर इनकम जिस इनकम का ये एडवांस है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर, यानी ये इनकम डेबिट हो जाएगा और इसी इनकम मतलब ये एडवांस डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जिस भी इनकम के करस्पॉन्डिंग है वो इनकम पर्टिकुलरली डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए रेंटल इनकम है, रेंट अगर रिसीव हो गया एडवांस में तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे और रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन, वैसे डेप्रिसिएशन पे तो आगे आपको एक चैप्टर ही है वैसे, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं जो मेरा फिक्स्ड एसेट परचेज होता है वो जितना ईयरली यूज होता है उस पार्ट को हम अपने एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, या सीधे बोल सकते हैं कि जो इसको टेक्निकल या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, द रिटन डाउन वैल्यू ऑन द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी अल्टीमेटली जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हुआ तो वो डेबिट हो गया, और ये अल्टीमेटली किसका वैल्यू कम करता है, फिक्स्ड एसेट को। तो फिक्स्ड एसेट एसेट है हमारा, एसेट का वैल्यू हुआ तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये आउटस्टैंडिंग और ये सब पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी कि पहला तो आप ये समझिए रिसीव का बात हो रहा है, यानी इनकम का बात हो रहा है, यानी एक्रूड इनकम का बात हो रहा है, एक्रूड, और इनकम यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव, तो एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है हमारा, एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या कर देंगे हम, एक सेकेंड, एसेट बढ़ेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट टू वो पर्टिकुलर इनकम, यानी इंटरेस्ट को हम कर देंगे क्रेडिट, 4000 और 4000, क्लियर।
अच्छा, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 25,000, यानी सैलरी मुझे पे करना था, मैं बिंग द बिजनेस सैलरी मुझे पे करना था, पेमेंट नहीं किया, ड्यू है अभी, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और डेबिट कर देंगे सैलरी को, अमाउंट हो जाएगा दोनों में 25,000। ठीक है, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल जो भी रेंट पे हुआ उसमें 2 साल नेक्स्ट ईयर का है, यानी 2000 नेक्स्ट ईयर का, यानी 2000 प्रीपेड है, और जो भी हमारा प्रीपेड होता है वो हमारे लिए, प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट हम क्या कर देंगे, एसेट को सीधे सीधे लेकर और उसको कर देंगे हम डेबिट। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट दे 2000, टू रेंट 2000। ठीक है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 5000, एक फर्नीचर था 5000 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10,000 का, सॉरी 10% का। ठीक है, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू वो फिक्स एसेट, 10% 5000 का हो जाएगा हमारा जो भी फर्नीचर है, तो सीधे फर्नीचर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 5000 का 10% 500। ठीक है, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर सेल वैल्यू इतना, कॉस्ट इतना। अच्छा, ये वाला थोड़ा अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था, बात कर लेते हैं इस पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक हमारे पास था, एक फर्नीचर बना, उसके लिए हमारा ही गुड्स उसके लिए यूज हुआ। ठीक है, तो पहले तो बना क्या फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ गया हमारा, एसेट है तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, यूज क्या हुआ, हमारा गुड्स। अच्छा, गुड्स जब हमने परचेज किया होगा तो क्या हुआ होगा, परचेज डेबिट, तो अभी हम क्रेडिट भी किसको कर देंगे, टू परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और फिर से हमेशा जब भी परचेज क्रेडिट हो तो हम जो वैल्यू लेते हैं, याद रखिएगा, हर बार मैं याद दिला दूं, कॉस्ट ही लेते हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है कि वो कितने का मार्केट में बिकने वाला था। ठीक है, तो वो हमारे लिए इरेलीवेंट हो जाएगा, अल्टीमेटली हम अमाउंट जो यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं वो है 1500। क्लियर, अगला हमारा रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस, 10,000 का कमीशन मुझे पहले तो मिला, कितने का कमीशन मिला मुझे, 10,000 का, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे, बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, चेक से है तो 10,000। ठीक है, तो टू कमीशन, कमीशन कितने का है हमारा, 10,000। अच्छा, इसमें से एडवांस कमीशन कितने का है मेरा, एडवांस कमीशन है हमारा 5,000 का, और 5,000 का जो हम एडवांस कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड एंट्री जो हमारा ये एडवांस कमीशन है उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेकेंड एंट्री हमारा, ये तो हमारा पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री जो एडवांस का है उसका क्या हो जाएगा, एडवांस है, एडवांस कमीशन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो एडवांस कमीशन हमारा डेबिट हो जाएगा, कितना एडवांस कमीशन है इसमें से 5,000, और डेबिट हो जाएगा यही कमीशन, 5,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो हमारा इसमें लास्ट में रह रहा है वो है हमारे लिए ओपनिंग एंट्री। क्या है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बोलने का मतलब कि जब कभी भी हम एक साल को खत्म करके नेक्स्ट ईयर में पहुंचते हैं, तो उसमें जो पिछले साल का जो भी एसेट लायबिलिटी कैपिटल होता है वो उस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है, उसके लिए हम एक हर साल में स्टार्टिंग में ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री पास करते हैं, तो अगर आप सिंपल सा सोचिए तो ओपनिंग एंट्री में अल्टीमेटली मेरे पास एसेट आएगा, लायबिलिटी आएगा और कैपिटल आएगा। अच्छा, ओपनिंग एंट्री पास करने से पहले अगर सोचिए तो बैंक एसेट का बैलेंस, सारे ही एसेट्स का बैलेंस, सारे लायबिलिटी का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस जीरो है। जैसे ही हम एंट्री डालेंगे तो एसेट बढ़ेगा, और एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा, तो एसेट अकाउंट को कर देते हैं हम डेबिट, और वैसे ही लायबिलिटी भी जीरो है, जैसे ही डालेंगे वो भी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन को यहीं पे बंद कर दे, क्वेश्चन बस एसेट भी दे। अच्छा, पहले तो देखिए, जो भी एसेट होगा, अगर मान लीजिए एसेट का बाइफर्केशन दिया है कि कैश इतना है, बैंक इतना है, डेटर इतना है, फर्नीचर इतना है, तो उनको पर्टिकुलरली हम उतना उतना करके लिख देंगे, यानी कि उस केस में क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। सिमिलरली लायबिलिटी का भी अगर बाइफर्केशन दिया, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, फिर लोन हो गया, तो उनको भी अलग अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये दोनों दिया है केवल एसेट और लायबिलिटी, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कंफर्म है कि वो क्रेडिट साइड में आएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन
लेकिन अगर क्वेश्चन में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों दिया है, फिर उस केस में जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है वो कहाँ जाता है? उस केस में मेरा बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आया तो वो मेरा गुडविल में चला जाएगा, ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड आया तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो जहां तक आपके मतलब क्लास 11 तक का बात है, वहां पे बस वो लोग वहीं पे खत्म कर देंगे, यानी कि अल्टीमेटली एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तक ही खत्म हो जाएगा। यानी आप लोगों के लिए वैसे बोला जाए तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट इरेलीवेंट है आप लोगों के लेवल के लिए। बात समझ रहे हैं? तो सारे एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट और अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगर है तो। मान लो एक क्वेश्चन दिया, इलस्ट्रेशन ये 11 है। ऑन 1 अप्रैल इतना द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वाज एज फॉलो। बोल रहा है कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक इतना है, स्टॉक ऑफ गुड्स इतना है, मशीनरी इतना है, फर्नीचर इतना है, अब्दुल जो कि डेटर है यानी एसेट्स है इतना है, नीरज जो कि डेटर है इतना है, लोन लायबिलिटी इतना है, क्रेडिटर इतना है। तो जो भी हमारे एसेट्स हैं उन सभी को हमने डेबिट कर दिया। लोन और अमित ये दोनों हमारे क्रेडिटर्स हैं तो इनको क्रेडिट कर दिया, और अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है, और नीचे लिख देंगे बीइंग द ओपनिंग इनटू पास्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और इसके साथ जो भी हमारा जनरल एंट्री विदाउट जीएसटी था वो यहाँ पे जाके हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे जितना भी टॉपिक मिला वो मैंने कवर करने का कोशिश की। इसके अलावा और भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत शुक्रिया, और बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।